अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे फील्ड मार्शल आरसी मुनीर ईरान के दौरे पर थे। उनकी जानिब से ईरानी क़यादत से मुलाकातें की गई हैं और इस अब मुआहदे के इम्कानात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि ये मुलाकात ईरानी क़यादत के साथ काफ़ी कामयाब दिखाई दे रही है। कब तक मुआहदा मुतवक्के है, इस सारे मामलात को हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अमरीका ने ग्रीन कार्ड के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवा दी है। इससे किन किन ममालिक को क्या फ़र्क पड़ सकता है और इसके असरात आने वाले टाइम में क्या होंगे, इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बिजली के बिलों में QR कोड मुतारिफ़ करवाए गए हैं। QR कोड पर हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी, आज भी इस पर मज़ीद बात करेंगे कि QR कोड अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो इससे इसके पीछे वजूहात क्या हैं और इसके नुकसानात पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत से जो मुलाकातें की हैं, इस मुलाकात के अब क्या असरात आने वाले टाइम में मुरतब होंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी गई और फील्ड मार्शल भी ईरान में मौजूद रहे थे और उनकी जानिब से ईरानी क़यादत से भी मुलाकातें की गई हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबॉफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ईरान के सदर के साथ मुलाकातें हुई हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि ये बहुत से ज़राए ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द मुआहदा होने वाला है, कितने इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इम्कानात ना होते तो फील्ड मार्शल साहब कभी भी तशरीफ़ ना ले जाते। मुझे एक कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। देखिए, दरमियान में हमें मालूम है कि स्पॉयलर्स भी बहुत सारे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अगर मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसको सम अप कर दूं एक फ़र्क अंदाज में। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या है, स्पॉयलर का क्या किरदार है। इसराइल के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन 27 अक्टूबर को तय है। नतीजा ये निकलेगा कि इसराइल को इशू आ रहा है कि अगर अमेरिका निकल जाएगा तो वो कैसे अपनी जो इस टाइम पे एक उसने इमरजेंसी की सूरत हाल इख्तियार की हुई है और इमरजेंसी के कवानीन के तहत अपनी हुकूमत को बढ़ौती दी है और नाजायज़ हुकूमत चल रही है, पिछले काफ़ी अरसे से चल रही है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर नेतन्याहू अपनी सपोर्ट बुरी तरीके से खो चुका है। जो रही सही कसर थी वो ईरान जंग के बाद जिस तरीके से उनको मार पड़ी है, उसके बाद वो असली जो सच्ची जो कलई थी वो उनकी खुल गई है लोगों के सामने। और मुआशी सतह पे भी अदम इस्तेहकाम है, सिफारती पे भी पूरी दुनिया के अंदर तन्हाई है और साथ ही साथ जो है वो ये नज़र आ रहा है कि अब सियासी सतह के ऊपर भी पूरी दुनिया के अंदर उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो ये तो इसराइल के, और उसको पता है नेतन्याहू को कि अगर इलेक्शन वो हार गया या इलेक्शन में वो आ रहा है और इलेक्शन के हालात साजगार नहीं है तो फिर तो उसको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जेल की सलाखें उसका मुंतज़िर हैं। और आपको पता है कि करप्शन के बदउनवानी के केसेस उसके ऊपर हैं। प्रेसिडेंट ने पार्डन करने से इनकार कर दिया हुआ है। ये है इसराइल का मौक़िफ़ और वो अब्दुल्ला अमेरिका की भाई ताकत को इस्तेमाल करते हुए। अब्दुल्ला जी भाई इमरान साहब। अब्दुल्ला भाई, अरब न्यूज़ और जो ईरानी मीडिया है, अरब मीडिया और ईरानी मीडिया, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में अमेरिका और ईरान मुआहदे के जो इतने करीब पहुंच गए हैं कि मुसवदा बाकायदा तैयार कर लिया गया है। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात है कि इस्लामाबाद डेक्लरेशन जो है वो कब तक मुतवक्के, और ख़ास तौर पे हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने जो दौरा किया ईरान का, उसमें आपके पास मुश्तबा खामनाई साहब से इनकी मुलाकात के हवाले से क्या इतलात है? देखिए, मुज्तबा खामेनेई साहब से जो मुलाकात है वो मेरे ख्याल में मुमकिन तौर पर होगी, क्योंकि वजह यह है कि पहले इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि पाकिस्तान भी ये चाहता था कि किसी सूरत मामलात उस अंदाज में ना जाएं, क्योंकि आपको पता है कि जंगी हालात थे, उनके सर के ऊपर जो है वो सारे जासूस मंडला रहे थे। अमेरिका चाहता था कि वो किसी सूरत उनको मार डाला जाए जिस तरीके से उनके वालिद को शहीद किया गया। तो ये वो तमाम बातें थीं जिसके ऊपर पाकिस्तान खुद भी ज़रा थोड़ा सा रिलक्टेंट था कि अगर मुलाकात होती है और खुदा ना खाता कल को कोई ऐसी अप डाउन हो जाता है तो उसके अंदर आपको पता है जिसकी चीज़ जाती है उसका ईमान जाता है। लोग पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाते और पाकिस्तान का एक जो मस्बत किरदार था वो खुदा ना खाता उसको कहीं दाग आ जाता। इसलिए मेरे ख्याल में एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी
मुलाकात मसूद पज़ेश्कियान साहब से हो चुकी है, और इस सूरत के अंदर हम ये जानते हैं कि ये भी एक बड़ी अहम मुलाकात है, क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर हमें ये इल्म है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो सिचुएशन जारी है वो एक इंतहाई ख़तरनाक टर्न ले सकती है, क्योंकि अच्छा, अमेरिका के अंदर इस टाइम पे एक बड़ी सिचुएशन फ़र्क आ गया है, और वो या तो दो उनके पास ऑप्शंस हैं। पहली बात यह है कि या तो वो कट एंड रन पॉलिसी इख्तियार कर लें, यानी कि बस हमला एक कर दें कोई छोटा मोटा, और उसके बाद अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, और विक्ट्री डिक्लेयर करके, जिस तरह से आपको पता है पहले भी उन्होंने जो है वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी और ये कहा था कि हम जो है वो अपने अहदाफ हासिल कर चुके हैं। वो तो अमेरिकन मीडिया ने उनको बरहना करके रख दिया। दूसरा यह है कि वो केओस छोड़ दें, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में केओस छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला भाई, वियतनाम में केओस छोड़ा, अफगानिस्तान में केओस छोड़ा। अब्दुल्ला भाई, यहाँ मेरा सवाल अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पे देखें, एक तरफ अमेरिकी मीडिया जो है वो ये दावा कर रहा है कि ट्रंप जो हैं वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। दूसरी तरफ ये जितने मामलात हैं वो आपके सामने है कि ये कहा जा रहा है कि मुआहदा तकरीबन मुसव्वदा तय पा गया। और तीसरी बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी बेटे की शादी में जो शिरकत है उसको मंसूख कर दिया। खबरें ये हैं कि वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो ये जो मुतज़ाद चीज़ें हैं, ये आपके ख्याल में ये क्या ज़ाहिर करती हैं? जी, जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उनका नाम है, मैं उनसे मुलाकात कर चुका हुआ हूँ। पिछले साल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मकसद यहाँ ये कहने का है कि उनकी, ये आपको पता है, शादी वादी के ऊपर आना जाना, सिक्योरिटी के खदशात हैं, पार्टी की तरफ से मुश्किलात हैं। इस टाइम पे आप अमेरिका को जब आप हमले की बात करते हैं तो आप पहले अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी इमरान याकूब साहब चेक कीजिए। रियलिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम पे यूरोप के पास जो है, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और सोवियत यूनियन टूटा, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें असले की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अब मईशत के ऊपर तवज्जो देंगे। 10 दिन का असला जो है वो रह गया बरतानिया के पास, लड़ने की सलाहियत 8 दिन की गालिबन जो है वो जर्मनी के पास है, और 6 दिन की जो है वो फ्रांस के पास है। एस्टोनिया का आलम यह है कि उनके वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास इतना भी असला मौजूद नहीं है कि हम अपनी आज़ादी के दिन तोप के गोले जो है वो चला के जो 21 तोपों की सलामी होती है वो दे दें। और इसी तरीके से जो स्क्रैंटन के अंदर जो सबसे बड़ी अमेरिका की गोला बारूद की मैन्युफैक्चरिंग है, वो सिर्फ 20 दिन के अंदर पूरे साल की जो प्रोडक्शन है वो जो यूक्रेन है वो कंज्यूम कर लेता है। आम दिनों में 8 से 10 हज़ार गोले जो है वो बरसाए जा रहे हैं, और रूस जो है उसके मुकाबले में 20,000 गोले बरसाता है। तो अब ये उनकी सिचुएशन जो है, उनके पास असले के ज़खायर डिप्लीट कर चुके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, एरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, 42 जहाज़ गिर चुके हैं उनके। जाहिर है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हो चुका है, लेकिन स्टिल ये खदशात मौजूद है कि अमेरिका तैयारी भी कर रहा है ईरान पर हमला करने की। इन केस हमला अगर अमेरिका दोबारा करता है तो फिर आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का बड़ा फुकदान है, क्योंकि पहले भी जब मुज़ाकरात होते रहे फिर अमेरिका की जानिब से वायलेशन भी की जाती रही, अब भी मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। इवन मई के दौरान कम से कम 50 से ज़ायद अमेरिकी रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारे जो हैं इस वक्त इसराइल के हवाई अड्डे में मौजूद हैं। तो ये तमाम तर जो हकायक सामने आ रहे हैं, ये तो यही इशारा करते हैं कि अमेरिका जंगी तैयारी भी कर रहा है। देखिए, मैंने उसका जवाब आपको शुरू में दे दिया था। मैंने आपको बताया था कि ऐसा उनके लिए अभी मुमकिन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो क्या करेंगे। अच्छा, जहाज़ों से हमला करेंगे, 42 जहाज़ गिरना कोई मामूली बात है? F-35 कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ होना। ईरान के पास बहुत कुछ है, अभी उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और F-15 का गिर जाना, A-10 थंडरबोल्ट का गिर जाना, KC-135 के रिफ्यूलर्स 5 जो है वो मारे जा चुके हैं। C-3 जहाज़ जो दुनिया का सबसे जासूसी का तैयारा समझा जाता है, $500 बिलियन तो सिर्फ उसकी कीमत है, वो उड़ाया जा चुका है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर सामने रखें। अब्दुल्ला भाई, ये तो खुद अमेरिकी कांग्रेस में उन्होंने कह दिया कि 42 जो मुख्तलिफ तरह के तैयारे हैं वो तबाह हुए हैं इस जंग में। अमेरिका का तो आपने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ बयान कर दिया, उसके वाले से तज़किया भी कर दिया। ईरान जो है, ज़रा इस पर बात कर दें कि ईरान जो है, जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि ईरान की तैयारी मुकम्मल है और ईरान बहुत सारी टेक्नोलॉजी मज़ीद हासिल कर चुका है। और ऊपर से ईरान का ये कि अगर अब कुछ हुआ, अगर दोबारा जंग हुई
तो गल्फ़ कंट्रीज़ में जितने इनके ख़ास तौर पे वाटर प्लांट्स हैं वो भी तबाह कर दिए जाएंगे। तो फिर क्या आप नहीं समझते कि फिर एक ऐसी तबाही शुरू होगी कि जिसका बचना फिर नामुमकिन हो जाएगा? इमरान साहब, मैं यही तो गुजारिश कर रहा था, क्योंकि वो बात हम मुकम्मल नहीं कर जी पाते। जी देखें, असल मसला ही सिर्फ यही है ना, ये केओस रह जाएगा। वो तो पहले भी कौन से मुल्क में जो है वो केओस नहीं छोड़ा उसने? क्या लबनान में नहीं, अपना लिबिया में नहीं छोड़ा? क्या उसने अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा? वियतनाम में, सोमालिया में, हेटी में, इराक में नहीं छोड़ा? बस छोड़ जाएंगे, वो चले जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? इज्जत तो आनी जानी चीज है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो रात की तारीकी में अफगानिस्तान से निकल गए तो किसके हाथ में हुकूमत देके गए? उन तालिबान के लिए जिनके खिलाफ वो लड़ने आए थे, उनके हाथ में हुकूमत देके चले गए। ये कट एंड रन पॉलिसी, बस ठीक है भाई जनाब, हम तो जा रहे हैं, तुमने जो मर्जी करना है वो करो। उसका नतीजा ये होगा कि ईरान की प्रॉक्सीज जो है वो मजीद काम करेंगी, फिर वो इसराइल जो है लबनान के ऊपर और दीगर जगहों पे हमले जारी रखेगा। आज नहीं तो कल दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि अरब दुनिया सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी और उसके नतीजे के अंदर वो यूएई के ऊपर, दीगर के ऊपर हमले जो है वो जारी रहेंगे, या एक सर्द जंग जो है वो जारी रहेगी, एक खुफिया जंग जो है वो जारी रहेगी, थ्रू प्रॉक्सीज जारी रहेगी। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन है। ईरान को समझना चाहिए इस टाइम पे, जहां बहुत सारी चीज़ें हमने अमेरिका के हवाले से उनकी कमजोरियां जाहिर की, ईरान के लिए भी मुश्किलात हैं। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी रहेंगी, ईरान के ऊपर तरक्की का मुश्किलात आएंगी। आज जो कौम उनके हक में खड़ी है, कल को वो उनके खिलाफ भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि जाहिर है तंग आमद बजंग आमद, जब रोटी नहीं मिलेगी। इस टाइम पे 20-22 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं ईरान के अंदर। उनको जो 15 लाख की जरूरत है लीटर प्रोडक्शन की, उनको सिर्फ 10 लाख लीटर मिल रहा है। अब्दुल्ला भाई, ये सब सारा आपने बड़ा अच्छा अता कर दिया। अब ज़रा थोड़ी सी बात पाकिस्तान की भी कर लें। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ बड़े अहम दौरे पे चीन तशरीफ़ ले जा चुके हैं, वहाँ से उन्होंने अपना एक पैगाम भी जारी किया है। आप क्या समझते हैं ख़ास तौर पे दिफाई लिहाज से इस दौरे की क्या अहमियत है? देखिए, मेरे ख्याल है कि ये जो चीन के दौरे हैं, आप ज़रा गौर करें कि बार बार ये दौरे अब आ रहे हैं। पहले तो दौरा आया सबसे बड़ा, वो आपने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप का था, जिसमें उन्होंने चीन को एक सुपर पावर मान लिया, चलो बात ही ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा आया, बड़ा अहमियत का दौरा था, और वो उनके एक इत्तेहादी भी हैं, और आपको पता है एक कम्युनिस्ट ब्लॉक भी मौजूद है। फिर तीसरा दौरा जो है 75 साल पाकिस्तान और ये जो चीन के दरमियान ताल्लुकात हैं उनकी सालगिरह है, पाकिस्तान में भी मनाई गई, और फिर जाके अब चाइना के अंदर मज़ीद इसके ऊपर बात हो रही है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो चीन के साथ अपना दिफाई साजो सामान भी बना रहा है, JF-17 थंडर जैसे जहाज़, और मज़ीद उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आबदोज़ें और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। और पाकिस्तान का एक 80% जो असला है वो डिपेंडेंट है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये सारी बात जो है हमें ये बताती है कि चाइना का दौरा मुआशी सतह के ऊपर भी और दिफाई सतह पे भी, स्ट्रेटेजिक सतह के ऊपर हमें एक बहुत तकवीत देता है। और पाकिस्तान शायद इस इमर्जिंग सिनेरियो के अंदर अपने आप को मज़ीद रीअलाइन करना चाहता है चाइना के साथ, क्योंकि दुनिया के अंदर अब लुक वेस्ट की जगह लुक ईस्ट पॉलिसी की जानिब जो है वो देखा जा रहा है। और पाकिस्तान चाइना के साथ एक आनी भाई की तरह खड़ा हुआ है, चाइना भी पाकिस्तान की मदद करता है। देखना यह है कि खिते के अंदर क्या किरदार होगा पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का जो अस्करी किरदार है वो भी तेज कर रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन थोड़ी सी हम यूएई के सिनेरियो में भी बात कर लें। यूएई के सदारती मुशीर ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे लिए बड़ी तशवीश का बायस है। उनकी जानिब से इस किस्म की स्टेटमेंट आना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यूएई से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स देगा, लेकिन अब ये आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अब यूएई भी इसराइल की जुबान बोलेगा? बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी जो टूट गई, आपकी नहीं पूरी हुई। उनका अपना एक मफाद है, हमारे भाई हैं, हमारे वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी बसते हैं, हमें उनका एहतराम है, उनकी राय का एहतराम है। उन्होंने एक रास्ता चुना है, उन्होंने भारत के साथ। आप ज़रा ये गौर कीजिए कि जब पाकिस्तान से उन्होंने पैसे मांगे $3.45 बिलियन,
तो फिर सऊदी अरब ने बढ़कर पाकिस्तान की मदद की। वो पैसे उनको उनके अमानत थी, हमने लौटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बाकायदा इसराइल के साथ अपने मामलात को सीधा किया। हम खामोश रहे और हमें खामोश रहना चाहिए, ये उनकी चॉइस है। फिर उसके बाद हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने दिफाई मुआहदा किया वहाँ जाके, और फुजेरा के अंदर अपने ऑयल जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे उनका ऐलान किया कि अदर देन इंडिया वहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व होंगे। अभी नाउ इंटरेस्टिंग गेम यहाँ शुरू होती है, जिसमें सऊदी अरब और कुवैत कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखेंगे, और जंग और किसी भी बंदिश की शक्ल के अंदर पाकिस्तान को हक होगा कि वो उन तमाम ज़खायर को इस्तेमाल कर सकता है। और ये तकरीबन 10 मिलियन बैरल जो है सऊदी अरब और 7 मिलियन बैरल जो है वो कुवैत रखना चाहता है। न सिर्फ ये, बल्कि हम पाकिस्तान जो एक मैरीटाइम एनर्जी सिटी बनाने जा रहे हैं, यानी कि एक ऐसी नई बंदरगाह बन रही है जहां एलपीजी और एलएनजी दोनों के टर्मिनल्स मौजूद होंगे। और यही बात ख़त्म नहीं होगी, बल्कि कार्गो टर्मिनल्स होंगे, कार्गो फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी रेंटल बेसिस पे, ताकि दुनिया के अंदर एक जो अभी गल्फ की सिचुएशन है उससे मुतबादल भी एक अब्दुल्ला साहब सके। अब्दुल्ला साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि ये सब कुछ हो गया तो पाकिस्तान में पेट्रोल का सैलाब आ जाएगा, हम बहुत खुद कफील हो जाएंगे सारे मामलात में? अगर मामलात जिस नहज पे चल रहे हैं फिर तो वाकई पेट्रोल तो फिर आपको पानी से सस्ता मिलेगा हजूर। लेकिन अगर हमने वेस्टर्न नियम के ऊपर चले तो इमरान साहब, फिर मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर हमने जिसको कहते हैं ना कि वो इबलीस से याराना भी और खुदा को सजदा भी, ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। या अच्छा आपको लुक ईस्ट पे जाना पड़ेगा या फिर लुक वेस्ट पे जाना सर, पड़ेगा। हम लुक ईस्ट अभी पे वेस्ट के पास देने के पास कुछ नहीं रहा आपके पास। अब्दुल्ला भाई, हम तो अब लुक ईस्ट पे ही हैं। ये फरमाइए कि अब वजीर आज़म जब गए हैं तो खुशखबरी आ जाएगी J-35 की भी? देखें, आपको बहुत कुछ और भी आएगा। ये सिर्फ J-35 अभी तो बहुत इसके इम्तिहान बाकी हैं। J-35 बेचने के लिए रखा हुआ है ना चाइना ने, तो क्या हुआ, पाकिस्तान खरीद लेगा तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को मिलेगा इंशाल्लाह ताला, JF-35 भी मिलेगा, PL-17 मिसाइल भी मिलेगा। इसके अलावा HQ सीरीज के HQ-9 से आगे जो है वो HQ-11 वगैरह, HQ-12 वो भी आपको मिलेंगे। आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह ताला। ये तो टेक्नोलॉजी की जंग है, और ये जंग तो अभी हमने जिसको कहते हैं ना, इंडिया ने हमसे अड्डा लगाया है, तो कोई बात नहीं, अभी तो चासाना शुरू हुई है। अब्दुल्ला मीरपुर साहब, इस जंग से पहले, ईरान अमेरिका वॉर से पहले हमने देखा कि बड़ा एक पाकिस्तान के लिए अमेरिका और चाइना के दरमियान बैलेंस करना एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि बड़ा साजगार माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चाइना के भी पाकिस्तान पहले तो करीब था ही, लेकिन अब मज़ीद कुर्बतें जो हैं वो बढ़ी हैं, नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। लेकिन किस तरह से आपको लगता है कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी भी समझी जा सकती है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान बैलेंस रखा है? ये कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं? बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान ने जो बैलेंस रखा है चीन को पूरे एतमाद में लेके रखा है। आप देखिए, सारी गल्फ वॉर के अंदर आपको याद है कॉड कॉन्फ्रेंस हुई थी और चारों मुल्कों के सरबराहान आए थे। सऊदी अरब जो वजीर खारजा आए थे, सऊदी अरब के आए थे, तुर्किया के आए थे, मिस्र के आए थे, और पाकिस्तान के वजीर खारजा मौजूद थे। उसके बाद बावजूद इसके कि हमारे नायब वजीर आज़म को चोट लग गई और वो वहाँ चले गए चाइना अगले दिन दौरे के ऊपर। वो क्यों गए थे चाइना? इसीलिए गए थे ना, बताने के लिए गए थे कि हम वहाँ क्या बातचीत हो रही है। तो पाकिस्तान ने हॉटलाइन कायम की हुई है जिसके अंदर मिस्र, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और ओमान और चीन और अमेरिका सबके साथ रवाबित रखे में हैं और एक मस्बत किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने बैलेंस किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बैलेंस के अंदर चाइना हमें बहुत मस्बत किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें इस सारे मामले पर बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड का हुसूल मुश्किल हो गया, नई पॉलिसी ने पूरी दुनिया में थरथल्ली मचा दी है। इस पर बात करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिका की जानिब से नई इमिग्रेशन पॉलिसी जारी कर दी गई है। इस पॉलिसी के तहत ग्रीन कार्ड के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो गैर मुल्की मुकीम होंगे उनको पहले अपने आबाई इलाकों से अमरीकी सिफारत खाने में दरख्वास्त देना होगी और उसके बाद ग्रीन कार्ड उनको मिल सकेगा। ये सारा है क्या प्रोसेस, इस पर बात करते हैं। जावेद मलिक साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस पॉलिसी के बारे में बताइएगा, क्यों ज़रूरत पेश आई इस पॉलिसी की और कौन कौन से ममालिक आपको लगता है कि मुतासिर हो सकते हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा। जी देखिए, हर मुल्क की जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उनमें तब्दीलियां आती रहती हैं। जो ऑफ कोर्स कहा यह जा रहा था यूएस में जो लोग इमिग्रेशन से कनेक्टेड हैं वही बताते हैं कि जो इनकी ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, परमानेंट रेजिडेंस से रिलेटेड और नेशनैलिटी से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वो काफ़ी उनके बकौल आउटडेटेड हो चुकी हैं। दौर हाजिर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा हटके हैं। लिहाजा ऑब्वियसली उन्होंने उनके नज़र में अपनी पॉलिसी को जदीद दौर के मुताबिक जो है वो एक बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसमें ऐसे ममालिक जो कि एक उनकी फहरिस्त है, अब इसलिए शायद आपने देखी भी होगी, जिसको वो अपनी प्रायोरिटी कंट्रीज समझते हैं, जहाँ से वो समझते हैं कि लोगों को लाना पड़ेगा और जहाँ से वो समझते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर मुल्क की जो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके अंदर उनको भी आइडेंटिफाई करना होता है कि उनको किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अफराद अगर होते हैं तो उनके लिए वीज़ा की और रेजिडेंसी की जो रूल्स होती हैं वो रिलैक्स कर दी जाती हैं। कुछ ऐसे इंडस्ट्री से कनेक्टेड लोग हैं जिनकी ऑब्वियसली नहीं होती। तो मैं इसको इतना ज़्यादा खिलाफे मामूल चीज़ नहीं देख रहा हूँ। ये एक उनकी रूटीन की अपडेट है जो कि मैं समझता हूँ कि उनके प्रायोरिटीज को एड्रेस कर रही है। जी मलिक साहब, आप क्योंकि खुद माशाल्लाह से सफ़ीर भी रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन हम अगर पर्टिकुलरली ग्रीन कार्ड की बात करें तो बहुत सारे मुल्कों के बाशिंदे ऐसे हैं, उसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन या बहुत सारे मुल्कों के, जो बेचारे इस इंतज़ार में 10-10, 15-15 साल भी वापस अपने मुल्क नहीं आए कि हमें ग्रीन कार्ड मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी तो फिर हम वापस जाएंगे। अब जो नई पॉलिसी है उसके तहत अगर पहले उन्हें वापस अपने मुल्क जाके सफारत खाने में अप्लाई करके फिर वो करना पड़ेगा, तो क्या आप नहीं समझते कि ये तो उनको हक हासिल है, जिसका मुल्क है वो जो मर्ज़ी पॉलिसी बनाए, लेकिन इस तरह से वो जो लोग हैं उस तरह के, उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिर जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। देखिए, जहां पे जिन लोगों के पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड जिनको मिल चुका है वहां पे वो तो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं वहां पे, उनको तो नहीं कहा जा रहा कि आप वापस जाएं। जी, उनको तो ऐसा नहीं कहा जा रहा। ये वो है, देखिए यहाँ पे सिस्टम के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती, बिकॉज वो हुकूमत ये समझती है कि परहैप्स उसे हम कहते हैं टर्निंग अ ब्लाइंड आई। आपको पता है कि वो हो रहा है लेकिन आप उसको कुछ कहते नहीं है बिकॉज आपको कुछ उससे नुकसान नहीं पहुंच रहा। देखिए, ग्रीन कार्ड के बारे में अगर आप उसकी रूह में जाएंगे तो एसेंशियली वो आपको एक राइट ऑफ रेजिडेंस देता है। वो आपका जो है बेसिकली आप वहां रह सकते हैं और फिर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ टाइम के बाद वहां की नेशनैलिटी अप्लाई कर लें। ये एक पाथवे टू नेशनैलिटी है। इसके लिए दूसरी इस तरह यूज होती है, द ग्रीन कार्ड इज अ पाथवे टुवर्ड्स नेशनैलिटी। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो नेशनैलिटी नहीं लेना चाहते। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कई दफ़ा उनका जो जिस मुल्क में उनकी पैदाइश हुई होती है उसके पास डुअल नेशनैलिटी लॉ नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इंडिया का भी एग्जांपल ले लें। अगर कोई इंडियन शहरी किसी और मुल्क की नेशनैलिटी लेता है तो उसको अपनी इंडियन नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर डुअल नेशनैलिटी लॉ है कुछ ममालिक के साथ। तो ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि ठीक है हम अपने मुल्क की नेशनैलिटी को भी बरकरार रखें लेकिन हम ग्रीन कार्ड को यूं इस्तेमाल करें जैसे कि वो एक नेशनैलिटी का दूसरा नाम है, वो आते जाते रहते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो अमेरिका मैं इसको खत्म कर दूं। अमेरिका ये कहता है कि ये जो तरीका है ये सही नहीं है, या तो आप नेशनैलिटी लीजिए या आप ग्रीन कार्ड को छोड़ दीजिए। ग्रीन कार्ड को वीजा नहीं है कि जैसे मल्टीपल वीजा आप आते जाते हैं। उसका ग्रीन कार्ड इज अ स्टेप टुवर्ड्स नेशनैलिटी। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ बड़े अहम दौरे पे इस वक्त चीन में मौजूद हैं। आप सफारती लिहाज से इस दौरे की क्या अहमियत समझते हैं और क्या कुछ पाकिस्तान को इस दौरे से मिलने की तवक्कुआत है?
जी जनाब, बिल्कुल आपने सही कहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो चाइना के दौरे पे हैं, और ऑफ कोर्स इस दौरे के मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। एक तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो 75 साल मुकम्मल कर रहा है अपनी डिप्लोमेटिक यानी सफारती ताल्लुकात के, तो लिहाजा उसकी सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में भी हो रही हैं। आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों पर हमारे बिजनेस कम्युनिटी भी सेलिब्रेट कर रही है, डिप्लोमेटिकली भी किया जा रहा है, और पाकिस्तान और चाइना के लोगों के दरमियान भी मोहब्बत है, तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो इस माइलस्टोन जो हमारी 75 साल की कंक्लूजन के बाद ये कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस मेरी नजर में ये जो दौरा है इसका मेन फोकस हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को मजीद एक्सपैंड करना है। हम जानते हैं कि सी पैक जो था वो ऑलरेडी हमारे दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान आ भी चुकी है, और इसके हवाले से अब इसे कहते हैं सी पैक 2, यानी एक नई डायमेंशन है सी पैक की जिसका फोकस मुख्तलिफ शोबों में है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो उसका एक मेन फोकस है। आप जानते हैं कि मुस्तकबिल की जो दुनिया है उसके अंदर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो डिटरमिन करेगी कि इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग होती है। इसके अंदर AI है, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, इसके साथ साथ 3D प्रिंटिंग है, क्लीन एनर्जी है, और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना जो है वो लीड कर रहा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कोऑपरेशन है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। इसके साथ साथ हम जानते हैं वहां पे पाकिस्तान चाइना जो बिजनेस फोरम है उसके अंदर पाकिस्तानी और चाइनीज बिजनेसमैन के दरमियान B2B इंगेजमेंट को भी एक्सपैंड करने के हवाले से एक मरबूत लाए अमल जो है वो तैयार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपने सुना होगा बहुत बड़ी कंपनी है अली बाबा जो कि एक मार्केट प्लेस है अमेजोन की तरह से, उनके साथ भी हमारा MOU हो रहा है। वो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ई-कॉमर्स के हवाले से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोऑपरेशन का एक संग मील साबित होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जी, इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस कोऑपरेशन को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। हम देखते हैं कि अभी जब हमारे अभी जंग मुसल्लत की गई, अभी हम जो है मार्का हक के सेलिब्रेशन से बाहर आए हैं, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान चाइना की डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ही अहमियत उसने रखी, और पाकिस्तान ये समझता है कि उसको मजीद एक्सपैंड करना है हमने। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ग्लोबल जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और इस हवाले से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक यकसा मौक़िफ़ जो है वो ग्लोबल स्टेज पर उन तमाम मामलात पर जिस पे दुनिया इस वक्त फोकस किए हुए है वो हम आगे डेवलप करके जा रही है। वैसे भी आप जानते हैं जावेद साहब, आपको कितने इम्कानात लगते हैं? जाहिर है पाकिस्तान एक बड़ा सिफारती कामयाबी हर तरफ से पाकिस्तान को मिल रही है, लेकिन अभी ईरान अमेरिका के में जो मुआहदे के इम्कानात है वो आपको किस हद तक लगता है कि पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? और इस बारे में बताइएगा, क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका की जानिब से, कई बार कुछ कहा जाता है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इस बारे में बताइएगा किस हद तक लगता है कि पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा और एक कामयाब मुआहदा अमेरिका और ईरान के दरमियान हो जाएगा? जी, इसमें दो पहलू हैं। एक तो हम पाकिस्तान की जो सफारती काविशें हैं उनको तो सलाम पेश करते हैं। ऑफ कोर्स हमारी बहुत ही सिंसेरली हमने मुखलिसाना कोशिशें की हैं, आउट ऑफ द वे जाकर। मैं समझता हूँ इसको हम कहते हैं हाई स्टेक डिप्लोमेसी। उसमें हमारी पूरी फॉरेन ऑफिस की टीम, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल साहब और ऑफ कोर्स फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो भी इस हवाले से अहम किरदार अदा करते रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने पहले भी दौरा किया, अभी भी वो ईरान से दौरा उनका मेरे गालबन कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी कोशिशें तो बिल्कुल हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो असल में फैसला करना है ये तो उन दो फरीकैन ने करना है जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। पाकिस्तान ने दोनों के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर का किरदार अदा किया है। लेकिन जो मेरे पास इस वक्त मलिक साहब यहाँ ये बात भी शामिल कर लें कि मार्को रूबियो जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनका ये कहना है कि आज कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है, और हो सकता है आज या कल या आने वाले चंद रोज़ में जो मामलात हैं वो तय पा जाएं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे सर? जी देखिए इमरान साहब, इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा, देखिए उम्मीद तो है लेकिन कुछ अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये कुछ इस तरह का मामला है। आज हम 23 मई को इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो मैं अभी आपको कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हो सकता है 1 घंटे बाद वो बात ना रहे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस वक्त जो बहुत करीब लोग हैं इस सारी प्रोसेस के, उनसे मेरी कुछ बात हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सी सीक्रेसी है इस सारे मामले में। लेकिन जो अपडेट्स इस वक्त तक हैं वो ये हैं कि देखिए मजीद पेशरफ्त जरूर हुई है, लेकिन एक मामला अभी तक पेचीदा है जिसके ऊपर आप
संभावना है हुर्मुज का जो उसको ओपनिंग की भी बात हो सकती है, लेकिन ईरान की तरफ से मौकिफ जो है वो कि मुस्तकबिल में यानी इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो चाहते हैं कि उनके पास हो। अब ये अगर जो पोजीशन है ये तो मुझे नहीं लगता कि गल्फ ममालिक को एक्सेप्टेबल होगी, अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगी, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा मुझे और आपको भी शायद एक्सेप्टेबल इसलिए ना हो कि अगर टोल लगता है वहां पे यानी आमतौर रफ्त के ऊपर तो उससे कीमतें बढ़ेंगी तो उसका असरात हर मुल्क की इकोनॉमी पे होगा और वहां पे इन्फ्लेशन होगी। तो आई डोंट थिंक वो एक टेनेबल ऑप्शन है। अगर इस पे ईरान अपने मौकिफ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता तो फिर मुझे कुछ पेचीदगी नजर आ रही है इसमें जी। अभी कुछ भी पेचीदगियां अभी भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। अभी शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे। बिजली के बिलों पर छपे QR कोड्स ने नया मसला पैदा कर दिया है। हैकर सरगर्म, सारिफीन निशाने पर। वेलकम बैक नाजरीन। बिजली के बिलों में QR कोड्स का सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी कहा गया है कि सब्सिडी के हुसूल के लिए QR कोड्स स्कैन करवाना, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा। ये सारा मामला क्या है, अरशद अब्बासी माहिर तवानाई व आबी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इस मामले पर थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। QR कोड्स की रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या अमल होगा और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और जो सब्सिडी के हवाले से तरीक़ाकार तय किया गया कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को ही सब्सिडी मिलेगी, इस बारे में बताइएगा। ये कि ये एक नॉन इश्यूज होते हैं कि जो QR कोड या आज के इस दौर में जहाँ पे AI भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, इसको हम ऐसा इम्प्रूव कर सकते हैं। काश ये एक हफ्ते की छुट्टी चले जाए और मैं इनको बता दूं कि कैसे करते हैं। आज किस बंदे के पास मोबाइल नहीं है? आप यकीन करें कि जो मजदूर है उसके पास भी मोबाइल है, और दुनिया में और तरीके आ गए हैं, लेटेस्ट ये नहीं आए। एक बात। दूसरा, चूंकि इमरान यहाँ पे है, इधर ग्रेट है पर्सन, आज इसे मेरा मजबूर नहीं पड़ा। काम इनको ये करना चाहिए था कि जुलाई 2022 से नीलम झीलम बंद पड़ा है, उस समय बिजली मिलती थी 9 रुपए, अब वो बंद पड़ा है। तकरीबन 5000 मिलियन यूनिट साल के मिल रहे थे, उसके बजाय हम ले रहे हैं महंगी LNG और कोयले से जो 70 रुपए की है। ये 60 रुपए मेरे आपके और इमरान के खास करके ये पास ऑन हो रहे, इस पे कोई और नहीं करता कि ये कैसे हो गया हुआ है। कोई इस पे गौर नहीं करता कि कोयले के जो 4 पावर प्लांट हैं जो कि चलते हैं, कोयला लाते हैं हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से, वो कितने चल रहे हैं, वो किस कैपेसिटी में चल रहे हैं। क्यों ये बात पूछ रहा हूँ मैं? इसलिए बात पूछ रहा हूँ कि हमें बिजली की कास्ट जो है वो कम करनी थी, लागत कम करनी थी। और आज मेरा एक जो मजमून है वो बड़ा इंटरनेशनल भी छपा है, वो ये है कि आज कौन सा बंदा पाकिस्तान में नहीं है इस पे बात नहीं करे कि लेवी आपको बताऊं क्यों लगी है। वो इसलिए लगी है कि सर्कुलर डेट बना है। वो किस लिए हुआ है कि पावर सेक्टर की वजह से हुआ है। 2013 में पावर सेक्टर में 480 बिलियन दिया था, तो बिल्कुल कोई नहीं था, सर्कुलर डेट नहीं था। 2022 में 3600 बिलियन था गैस का और तकरीबन कोई 5400 बिलियन था पावर का। IMF के पास गए, अब IMF के पास गए पर लवी लगी। अगर काश वो डैम बने होते, इमरान आज पाकिस्तान में जो बिजली में मिल रही थी 7-8 पे मिल रही होती, और फिर अगर बादशाह डैम मुकम्मल होता तो सोचिए 8.5 मिलियन एकड़ फीट पानी भी आ चुका होता। ये गलती हमने की है, ये चोचले पे लगा रहे हैं। सर गुजारिश ये है कि नीलम झेलम बंद क्यों है, ये बताएं ना सर। क्या बात की, देखिए जी, इसका अगर आप पढ़े तो कंसल्टेंट कौन है? नेस्पाक। इसकी एक टेल रेस की मैं अगर आपको एक आम मिसाल में दे दूं, वो ऐसे कि जैसे वाश बेसन में से एक तो पानी आ रहा है, जो वाश बेसन में पानी जो वापस दरिया में जाता है वो 3.2 किलोमीटर की एक आप समझिए टनल है। वो टनल में डिजाइन फॉल्ट, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट आया है, और ये किससे किया है? ये वहां पे कौन है? नेस्पाक है। नेस्पाक के कल परसों आपने देखा ना, इसको पेनलाइज किया है जिन्होंने ये गलती की है। इन्हें ये नहीं पता कि $4 बिलियन तकरीबन 1200 अरब का इससे हमें नुकसान हुआ है। ये कितनी बड़ी बुरी बात है। जब हमें बिजली चाहिए उस वक्त नहीं मिल रही। ये नीलम झीलम इमरान वही है जो 15 अरब से शुरू हुआ,
600 अरब पे खत्म हुआ। अब आप ये बताइए कि बजाय QR कोड के मीटर पर रेंट लगाने के, बल्कि मैं आपको एक और बात कहूँ, आप पूरे पाकिस्तान में एक बात किसी की तवज्जो नहीं जा रही, जब आप मीटर लेते हैं तो उसकी पूरी कीमत अदा करते हैं। हाँ जी। जब आपने कीमत दे दी, आप बताएं उसके बाद रेंट लगा रहे हैं। ये ऐसे ही है कि कल किसी रेस्टोरेंट में जाए तो कहेंगे जी ठीक, खाने के पैसे, फर्नीचर के भी रेंट दे, ये जो लाइट है, बिजली है, इसका भी जरा पैसे दे दे। देखिए वो क्या रहा है, एक जिसे कहते हैं, इनसे ये कंट्रोल तो हुआ नहीं ना। पाकिस्तान की अवाम, यकीन करें, इमरान मैंने लिखा, ये दोज़ख जहन्नम में चल रहे हैं। गर्मी है, लवी की वजह से आप सोचें कि लोगों का क्या हाल हुआ है, बिल्लू के ऊपर कितने लोग खुदकुशी कर चुके हैं। अच्छा, ये जो चोचले में कहूंगा, ये QR कोड नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, यार किस दुनिया में किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? और यहाँ पे कैसे बनाना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए लेकिन हुकूमत अब्बासी साहब एक ही बात यहाँ ये भी समझने की है, एक तो जैसे ज़ैनब ने आपसे पूछा कि क्या फिर तरीकाकार अपनाना चाहिए, इस पे ज़रूर रोशनी डालें। दूसरा सर ये कि मौजूदा हुकूमत तो ये दावे करती थी, ख़ास तौर पे हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, कि हम बिजली इतनी सस्ती कर देंगे कि लोग जो है ना वो खुशियों के शादियाने बजाएंगे, लेकिन यहाँ अभी तक बिजली जो है वो तो सस्ती उस तरह से होती दिखाई नहीं दी। क्या आपको लगता है कि वाकई यहाँ बिजली सस्ती होगी? यहाँ तो 200 यूनिट। इमरान, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये स्पेशली एहसन इकबाल, शायद फरहान अब्बास, ये क्या कहते थे, गेम चेंजर। बड़े लोग पूछते थे गेम चेंजर जी का काया पलट जाएगी। कैसी काया पलटी है? पाकिस्तान कर्जों की जंजाल में फंस गया है। कैसी काया पलटी है कि पेट्रोल आउट ऑफ रीच हो गया। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश, इंडिया में पेट्रोल की कीमत इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ी है कुछ फ्रैक्शन। यहाँ पे क्यों है? चूंकि हाँ, इन कर्जों की वजह से हम IMF के पास गए। जब IMF के पास गए तो पैसे रिकवर कैसे करोगे भाई? ये लो जी, इसके ऊपर लेवी लगाओ। ये बात अब जाके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को समझ आ रही है कि यार ये बंदा ठीक बात कर रहा है। चैलेंजेस हैं हुकूमत की जानिब से, जो वादे किए गए थे उनको वफा नहीं कर सकी हुकूमत अब तक, और शायद उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। IMF के जानिब से सख्त शराइत भी एक बहुत बड़ी वजह, जिसकी वजह से हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अरशद अब्बासी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।